Good morning to all. I am Kuldeep Jangid, फिजिक्स लेक्चरर। आप लोगों के लिए आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स लेके आया हूँ, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है 12th क्लास का, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास का सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर आपने फिजिक्स की दुनिया के बारे में पढ़ा था। उस चैप्टर में हम लोगों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में नॉलेज ली थी, और वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते थे। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड वन न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई होते हैं। तो उनको एक बार साइड में रख दीजिए। अब बचे कितने फोर्स? 2 फोर्स बचे आपके पास, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा बचा आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब ग्रेविटेशनल की फोर्स की बात करें तो 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर भी पढ़ा है, जिसके अंदर आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ाई गई थी। अब अगर हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो मास अगर किसी बॉडी के पास है तो उसी कंडीशन में उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव टाइप की होती है, वो अट्रैक्ट करता है। इसके बाद में जितने भी फोर्स बच गए वो सारे किस में आएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आएंगे। जैसे जितने भी फोर्सेज हैं आपके, उनमें सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैंने चौक से यहाँ पे अपना नाम लिखा, कुछ भी लिखा, मैं अपना नाम क्यों लिखूँ, किसी और का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा यहाँ पे विनय, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जो नाम मैंने लिखा है, तो आपने देखा कि इस चौक के जो पार्टिकल हैं वो इस बोर्ड के ऊपर चिपक गए हैं। ये जो पार्टिकल इसके ऊपर चिपके हैं, इसका भी एक रीजन है, और वो रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो रीजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं है, वो रीजन वीक न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं है, वो रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ था, जिसकी वजह से ये पार्टिकल इसके ऊपर चिपक गए हैं। जैसे उधर से तो बोर्ड था, इधर से हमने हाथ में पकड़ रखा है इस चौक को, तो दोनों केस में जो रबिंग के टाइम में जो पार्टिकल यूज हुए थे, वो पार्टिकल उधर से बोर्ड ने पकड़ के रखे हुए हैं और इधर से हमने चौक को हाथ में पकड़ के रखा है, तो उसके बीच में ये वाली जगह बचती है जहाँ पे वो अट्रैक्ट होके यहाँ पे चिपक चुके हैं। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास एक चार्ज होता है, चार्ज। और वो चार्ज क्या होता है? देखिए आप यहाँ पे, ये है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पे। वो चार्ज क्या है? वो चार्ज हमें समझना है। इस चैप्टर की अच्छे से स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। दैट मीन्स हर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको हम देखेंगे क्या है वो डेफिनेशन। देखिए आप, it is a characteristics, it is a characteristics। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड किस में डेवलप्ड होती है? ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल में डेवलप होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्यू टू विच अब किस वजह से है
वो भी देखना है, उसका रीजन क्या है। ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई force on other particles। ये है मतलब चार्ज क्या है, चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डेवलप होती है एक पार्टिकल के अंदर, जिसकी वजह से वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए लायक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं चार्ज। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में चार्ज के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि चार्ज होता क्या है, और उसके बारे में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखे और फिर सारी चीज़ें दुनिया के सामने रखी, और उनकी थ्योरी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है फिजिक्स में, और अदर सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने बताया कि कुछ पार्टिकल्स और कुछ बॉडीज़ को अगर आपस में हम रब करते हैं तो रब करने से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाती हैं, उनके गुण बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक मार्कर है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। इस मार्कर को अगर मैं किसी सिल्क के कपड़े से रब करता हूँ, वैसे मेरी शर्ट जो है ये सिल्क की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे ऐसे रब किया हमने, इसको रब करने के बाद में अगर मैं इसको किसी डस्ट पार्टिकल के पास में लेके जाता हूँ तो वो डस्ट पार्टिकल ये अट्रैक्ट करता है और अपने ऊपर चिपका लेता है। तो इससे पहले देखिए, जैसे ही हमने इसको रब नहीं किया था उस केस में अगर हम इसको डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो वो उसको नहीं चिपकाता है, और रब करने के बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो गई हैं। इसी तरीके से हम एक ग्लास रोड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ग्लास रोड के एग्जांपल में भी हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जैसे ही हम ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, ये एक डेफिनीशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, हम बात करेंगे इसके आगे क्या करना है हमें। देखिए, अब बात ये आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उसके बाद जितने भी दुनिया में फोर्स हैं उन सबको मैंने अभी बताया आपको कि वो सारे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आते हैं। तो हम लोग फिर कभी किसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, कभी किसी को सरफेस टेंशन बोल देते हैं, कभी किसी को विस्कोसिटी बोल देते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नाम दे दिए हैं इन सब को। मतलब हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा था तो वो अडेसिव और कोएसिव फोर्स का एग्जांपल था। जैसे ये लाइन मैंने खींची तो ये एक अलग मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, तो इसके बीच में ये जो लाइन खींची गई है ये अडेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है। इन दोनों के, इस चौक के पार्टिकल के बीच में और इस बोर्ड के बीच पार्टिकल्स के बीच में एडेसिव फोर्स अप्लाई हुआ था जिसकी वजह से ये इसके ऊपर चिपका हुआ है। लेकिन वो एडेसिव फोर्स भी, जैसे मैं इस चौक को लाया और ऐसे रख दिया, हटा लिया, कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा, कोई पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन रब किया उसी वजह से हुआ। रब करने से क्या होगा? प्रॉपर्टी चेंज होंगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी मतलब कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगी मतलब चार्ज प्रोड्यूस होगा। उस चार्ज प्रोड्यूस की वजह से ही यहाँ पे ये एडेसिव फोर्स इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये चौक के पार्टिकल्स हैं, ये चौक के पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपका के रखे हुए हैं तो इसके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, तो वो भी आपस में एक दूसरे को चिपका के ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लीनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, ये भी नाम हम इसको दे सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है। इसमें क्या होता है, देखिए जितने भी फोर्स होते हैं आपके,
all forces in the environment due to electrostatic cleaning. All forces in the environment in the environment due to इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ये हम बता सकते हैं इसके अंदर। अब अगर आगे चलें हम लोग, तो डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या होता है, डिफरेंट different types of forces different types of forces are basically force due to electrostatic cling, just like बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के आपके पास में, दे सकते हैं आप, जस्ट लाइक फ्रिक्शन और कोहेशन, एडिशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब टोटल के टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के ही एग्जाम्पल्स हैं, सारे टोटल के टोटल। तो ये बता रहा था मैं आपको। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, वो क्या है वो भी सुन लीजिए आगे की बात डिस्कस करने से पहले, कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी मटेरियल या किसी भी पार्टिकल की, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। चार्ज जो है वो हमेशा कैरीड होता है पार्टिकल के थ्रू ही हम उसको कैरी कर सकते हैं, बिना पार्टिकल के थ्रू वो कैरी नहीं होगा। दैट मीन्स जैसे सन है, सन से जो चार्ज है वो अर्थ पे कभी नहीं आता, उसका रीज़न ये है कि बीच के अंदर वैक्यूम है और वैक्यूम में पार्टिकल ट्रेवल करके हमारे पास नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्ज को कैरी करने के लिए पार्टिकल चाहिए, और पार्टिकल जब कैरी होगा तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के चार्ज को कैरी हम नहीं कर पाएंगे, ये वाली चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी को चार्ज करना ही क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। अब देखिए इसके अंदर अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। और अब हम दो बॉडीज को चार्ज करके देखेंगे। सबसे पहले हमने एक ग्लास रोड ली, जैसे मान लेते हैं कि ये जो मार्कर है मेरे पास में, ये एक ग्लास रोड है, मैंने इसको रब किया, ऐसे रब किया, और रब करने के बाद में मैंने चेक करके देखा कि इससे डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। जब मैं इसको डस्ट के पास लेके जाता हूँ तो डस्ट पार्टिकल इसको अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने मान लिया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज हो गई हैं, दैट मीन्स ये चार्ज हो गया है। फिर मैंने इसको सस्पेंडेड कर दिया, सपोज कीजिए इस तरीके से मैंने इसको सस्पेंडेड कर दिया, ये लीजिए मैंने इसको, नहीं कोई भी चार्ज नहीं दिखाना है आपको, मैंने इसको एक धागे से बांध के ऐसे लटका दिया है, ये लटका दिया मैंने, ठीक है। फिर मैं एक और ग्लास रोड, सेम ग्लास रोड लेके आया, दोबारा से उसको रब किया, ऐसे रब किया, और उसको भी इसके पास में लटका दिया ऐसे, ये लीजिए यहाँ पे लटका दिया उसको भी, ये लीजिए एक धागे से लटका दिया इसको भी, दोनों को लटका दिया, ये दोनों लटकी हुई हैं। अब जैसे ही मैं देखता हूँ, ये जैसे ही पास में मैं इनको लटकाता हूँ तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, मतलब ये इधर चली गई, ये इधर चली गई,
सरप्राइज होता है हमें ऐसे करने से, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि अट्रैक्टिव टाइप की ही प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हमने रब किया, इसको देखा तो ये अट्रैक्ट कर रहा था डस्ट पार्टिकल को, तो हमने तो देखा था कि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। फिर हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की रोड ली, जैसे ये प्लास्टिक का ही है, हमने इसको रब किया और यहाँ पे दोबारा से हमने इसको चेक किया तो ये भी डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था, और फिर हमने इसको सस्पेंडेड कर दिया इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा इधर बना देता हूँ, यहाँ से ये लीजिए, इसको लटका दिया हमने। फिर एक और सेम प्लास्टिक की रोड ली और दोबारा से उसको रब करके इसको भी लटका दिया। देखते हैं कि ये भी क्या होती है, ये भी एक दूसरे को दूर, मतलब एक दूसरे से दूर हटती हैं। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि दो सेम मटेरियल के जो पार्टिकल हैं उनको किसी सेम मटेरियल के साथ में रब करवाने के बाद अगर पास में रखा जाता है तो वो एक दूसरे को दूर हट रहे हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें इन दोनों डायग्राम से समझ में आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये एक रोड यहाँ से उठाई और इसको यहाँ ले आए, प्लास्टिक वाली, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की है। ठीक है, इसको यहाँ ले आए और ये वाली लेके यहाँ ले आए, ऊपर वाली एक ग्लास वाली ले आए, ऐसे ये ग्लास है। ठीक है, और दोनों को सस्पेंडेड कर दिया। अब हम देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला, अब हमें ये पता चला है कि ये जो सेम मटेरियल है, दोनों ही ग्लास रोड हैं और ये दोनों ही प्लास्टिक रोड हैं, दोनों सेम मटेरियल हैं। दोनों सेम मटेरियल को हमने किसी एक सेम मटेरियल से, जैसे सिल्क से रब किया, तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी हो जाती है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं और ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। जब इन दोनों मटेरियल्स को, वहाँ से प्लास्टिक और यहाँ से ग्लास मटेरियल को, ऑपोजिट मटेरियल को जब हम उसी सिल्क से रब करके पास में लेके आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इससे हमें पता चलता है कि चार्ज जो इनके अंदर प्रोड्यूस हुआ था, इनके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था और इसमें भी जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, वो दोनों सेम नेचर के थे और सेम नेचर के थे, और सेम नेचर के चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ पे जब हमने इनको अलग अलग एक दूसरे के पास में लेके आए तो ये ऑपोजिट नेचर के बन गए। तो ऑपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो एक दूसरे को एक तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इतनी बात हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आई। अब हम अगर इसको और आगे लेके चलें इस एक्सपेरिमेंट को, तो उसमें हम क्या करेंगे देखना। अब उसमें हम समझेंगे कि इसके अंदर जो लाइक और अनलाइक, मतलब सेम नेचर और ऑपोजिट नेचर के जो चार्ज इसमें प्रोड्यूस हुए हैं, उनको क्या माना हमने। उनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्लस और माइनस का नाम दिया। किसका नाम दिया? प्लस और माइनस का। जब उन्होंने ये नाम दिया तब उनको पूछा भी गया कि भाई ये ऐसा अजीब नाम आप इसको क्यों दे रहे हो। तब उन्होंने बताया, उस केस में उनको बोला भी गया होगा, या फिर बोला गया है या होगा, जो भी है, लेकिन हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशन हुए हैं, उनमें ज़्यादातर नाम जो हैं वो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में रखे गए हैं। जैसे न्यूटन रखा गया है, जूल रखा गया है, कूलम रखा गया है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो उनके रिस्पेक्ट में रखे गए हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम प्लस और माइनस रखा। वो उन्होंने कैसे रखा? उन्होंने बताया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे हमारे पास में एक क्वांटिटी है A, उसकी वैल्यू है +3, और दूसरी क्वांटिटी है B जिसकी वैल्यू है -3। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए A + B तो बन जाता है 3 - 3 = 0, ऐसा बन जाता है। और यही चीज़ उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई करके देखी। उन्होंने देखा कि जब हम नेगेटिव तो अभी नहीं बोल सकते, जब हम इस ग्लास रोड को इस प्लास्टिक रोड के साथ में पास में लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाती हैं, मतलब अट्रैक्ट करने के बाद में टच हो जाती हैं। और टच करने के बाद में जब हम इनको अलग करते हैं और फिर हम इनको डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो ये किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप का कोई फोर्स शो नहीं करती, या फिर इनके इसका मतलब है कि इनका जो चार्ज है वो बिल्कुल 0 हो गया है। या फिर जब हम इनको
इनको पास में लाके दोबारा से अलग करके फिर दोबारा सस्पेंडेड करते हैं तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो उस केस में एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं कि जैसे इसको +10 कूलम चार्ज मिला, इसको -10 कूलम चार्ज मिला, तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई, एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, तो जो नेट चार्ज हुआ था इन दोनों के ऊपर वो 0 हो गया था। इस वजह से ही इनका नाम प्लस और माइनस रखा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया कि इस वजह से इनका नाम जो है वो प्लस और माइनस रखा गया है। और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उन्होंने ग्लास रोड को काफ़ी चीज़ों से रब करके देखा। उन्होंने वूल का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने सिल्क का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने मेटल्स के लिए रबर, वैक्स, प्लास्टिक, सल्फ़र, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा तो उनके अंदर उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल रही थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि ग्लास रोड को जब हम प्लास्टिक रोड के पास में लेके आते हैं तो नेगेटिव कौन सा होता है और पॉजिटिव कौन सा होता है। अभी तक तो सिर्फ हमने इसको माना है कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसके लिए एक सीरीज बनाई गई और उस सीरीज़ में ऐसे डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूखे बालों में जब हम लोग कंघी करते हैं, सूखे बालों में बड़े बाल होने चाहिए। जैसे लड़की के बाल हैं बड़े, काफ़ी बड़े बाल होते हैं फीमेल्स के। आजकल तो मेल्स भी बहुत बड़े बड़े बाल रखने लग गए हैं। तो उनके जो बड़े बाल हैं, तो सूखे बालों में जब हम कंघी करते हैं तो कंघी के बीच में और बालों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। फिर कंघी को अगर डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाओगे आप तो कंघी से डस्ट पार्टिकल जो है वो चिपकने लग जाते हैं। दूसरी एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। नायलॉन की शर्ट, एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। नायलॉन की शर्ट जो है, अगर आप अंधेरे कमरे में ग्लास जो मिरर होता है उसके सामने खड़े होके ऊपर के 2 बटन खोलने हैं आपको, ये और फिर ऐसे उतार के देखना, जैसे कुर्ता उतारते हैं ना वैसे अगर आप उसको उतार के देखोगे मिरर के सामने खड़े होके, और वो भी एक अंधेरे कमरे में, तो आपको अपनी बॉडी जो है वो कुछ सेकंड के लिए चमकती हुई नजर आएगी, क्योंकि उस केस में आपकी बॉडी और उस कपड़े के बीच में रबिंग होती है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी उसके अंदर। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सिल्क की जो शर्ट होती है या कोई कपड़ा होता है, उस पर आप अंधेरे कमरे में नाखून रगड़ के देखिए, ऐसे रब करके देखिए नाखून, तो आपको शाइनिंग नज़र आती है, बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उनसे जब पूछा गया कि आकाश में बिजली कैसे चमकती है, मतलब जो शाइनिंग नज़र आती है, क्या उसमें भी चार्ज है? तो उन्होंने बोला कि हो सकता है भाई। उन्होंने कन्फर्मेशन तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक पतंग उड़ाई, काफ़ी ऊँची पतंग उड़ाई, और उस पतंग पे उन्होंने एक या एक मेटल की की जो है वो बांध दी, ये चेक करने के लिए क्या कि उनको शॉक लगता है क्या, क्योंकि जैसे ही चार्ज हमारी बॉडी में से निकलता है तो वो हमें शॉक देता है। शॉक मतलब करंट से हमें शॉक लगता है, ये हम नॉर्मली जानते हैं, तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी से बच के रहते हैं। तो उन्होंने वो चेक किया तो उन्होंने देखा कि काफ़ी ऊंची पतंग उड़ाने के बाद बादलों में भी पतंग, क्लाउड्स में पहुंच गई थी पतंग, उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली अचानक बारिश आ गई। बारिश आने की वजह से जो धागा उन्होंने बांध रखा था उस धागे के अंदर कंडक्टिविटी बन गई। कंडक्टिविटी आपको पता है, आगे हम चल के पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्यों बनी उसके अंदर, वो बताऊंगा मैं आपको। कंडक्टिविटी बन गई और उन्हें ज़बरदस्त शॉक लगा, और शॉक लगने से वो डरे नहीं, वो खुश हुए। और खुश इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर दी थी कि रियल में जो क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर भी कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, वो एक अंधविश्वास है, और वहाँ भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से चार्ज जब पास होगा तो वो हमें शॉक देता है। ये चीज़ वो डिस्चार्ज होता है तब हमें शॉक देता है। और डिस्चार्जिंग की जो भी प्रोसेस होती हैं, जैसे किसी भी बॉडी में चार्ज आ गया है और वो डिस्चार्ज हो रही है, तो वो हमेशा एनर्जी को रिलीज करेगी, जो एनर्जी हमने उसको दी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका प्लास्टिक का कोई रोड है या प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, अगर मैं इसको रब कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और वो वर्क जो है वो वर्क मेरी एनर्जी मैं उसके ऊपर
यूज करके फिर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है या फिर इस कपड़े में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, वो दोबारा से क्या होगी, रिलीज होगी, वो वापस एनवायरनमेंट में या नेचर में जाएगी। तो उस डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या होगा, उस डिस्चार्जिंग के टाइम में या तो हमें हीट एनर्जी मिलेगी या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी साउंड में या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट में, इस तरीके से वो कन्वर्ट होके हमें वापस मिलती है वो एनर्जी। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई उन्होंने कि पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन से को पॉजिटिव मानेंगे और कौन से को नेगेटिव मानेंगे, इसके लिए उन्होंने एक सीरीज बनाई। और वो सीरीज है, वो सीरीज उन्होंने कैसे रखी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया नंबर 1 पे ग्लास को, नंबर 2 पे इसमें रखा गया था फ्लैनल को। फ्लैनल क्या होता है आपको पता है? जूता पॉलिश करने वाला एक पीला सा कपड़ा रखता है, कॉटन टाइप का ही होता है, उससे देखो वो ऐसे ऐसे रगड़ता है उस जूते को, उसको बोलते हैं फ्लैनल। फिर हम बात कर रहे हैं नंबर 3 वूल। नंबर 4 हम बात करेंगे सिल्क। एंड नंबर 5 पे आएगा आपका मेटल। एंड नंबर 6 पे आएगा आपका रबर। एंड नंबर 7 पे आएगा आपका वैक्स। एंड नंबर 8 पे आएगा आपका प्लास्टिक। एंड नंबर 9 पे आएगा सल्फर। इस तरीके से ये एक सीरीज बनाई। अब इस सीरीज में देखिए मैंने क्या एक एरो लगाया है, आपको नजर आ रहा होगा एरो, एरो नजर आ रहा है। यहां से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो लगाया मैंने। अब इस एरो का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से। अगर मैं ग्लास और फ्लैनल को रब करवाता हूं तो ग्लास में पॉजिटिव आएगा और फ्लैनल में नेगेटिव। अगर मैं इसको और इसको रब करवाता हूं तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव। इसको और इसको रब करवाता हूं तो इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। इसको और इसको करवाता हूं तो सिल्क में पॉजिटिव और मेटल में नेगेटिव। मतलब ऊपर वाले को अगर नीचे वाले से रब करवाते हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। ये इसका सीक्वेंस है। इसमें सल्फर का यूज बहुत कम होता है, इसलिए हमेशा एक चीज देखो इस सीरीज में सबसे ऊपर ग्लास है। इसका मतलब ग्लास को आप चाहे किसी से भी रब करवाओ वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि वो नंबर 1 पे है। और सबसे लास्ट में है सल्फर, लेकिन सल्फर का यूज कम होता है तो प्लास्टिक आ गया है यहाँ पे देखिए। और प्लास्टिक जो है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होने वाला है। तो ये हमारा सिस्टम है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनने का। क्या सिस्टम है कि इस सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जिन मटेरियल्स को हम रब करवाते हैं तो उसमें ऊपर वाला जो मटेरियल है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे वाला जो मटेरियल है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे मैं वूल और रबर को करवाऊं, बीच में 2 छोड़ दिए, वूल और रबर को अगर मैं रब करवाता हूं तो वूल पॉजिटिव हो जाएगा और रबर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ये चीज हमें समझनी है इसके अंदर। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास में अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कि ये सब चीजें स्टडी करने के बाद हमारे पास में एक थ्योरी निकल के आई और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मतलब सब चीजें समझने के बाद हम चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है, एक मतलब एक चैप्टर है। उसके अंदर हम चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं क्योंकि चार्ज ही वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से ये पूरा चैप्टर आपको समझना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझनी है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पढ़े हैं या किसी के भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, उन सब से एक थ्योरी निकल के आई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी।
हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, ये बात करेंगे अब हम। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मल 3 पॉइंट, और उस 3 पॉइंटों को आपको ध्यान से सुनना है। कोई भी बॉडी जब आइसोलेटेड कंडीशन में होती है या कोई पार्टिकल आइसोलेटेड कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई एटम है, इस एटम में ये न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज मान लीजिए आप प्लस का 5 कूलम है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं इनका भी टोटल चार्ज कितना होता है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और फिर ये जब चीज़ें चल रही थी उसी के साथ में ये एटम थ्योरी भी आ गई थी, तो दोनों से कंक्लूजन निकल के हमारे पास में इलेक्ट्रॉन थ्योरी बनी है। तो इन सब के बीच में नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज एटम के ऊपर कितना आएगा? +5 और -5, देन नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, एक मिनट, न्यूट्रल कंडीशन है ये, मतलब कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है, वो हमारी न्यूट्रल कंडीशन है। अब अगर आगे चलें, इक्वली चार्ज होता है दोनों का, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए ये न्यूट्रली है। अब अगर इसके सेकंड पॉइंट पे चलें, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, अब अगर इसके सेकंड पॉइंट पे चलें, अच्छा एक काम करता हूँ मैं सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, उसके बाद में थ्योरी जो है उसके अंदर देखिए हमने ये 3 कॉन्सेप्ट बनाए हैं यहाँ पे। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 0। नेट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 0 होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, उसकी वजह से इक्वल होते हैं, और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो भी इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों का इक्वली चार्ज होने और ऑपोजिट प्रॉपर्टी का होने की वजह से क्या होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वली चार्ज, देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। तो दोनों का इक्वली चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे के चार्ज को इलेप्स करके 0 चार्ज बनाते हैं, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि एटम जो है वो आइसोलेटेड कंडीशन में क्या होता है? 0 होता है। मतलब अगर उसको किसी से रब नहीं किया गया है उस केस में वो 0 होता है। अब सेकंड पॉइंट जो है वो देखिए, When one object is rubbed on other, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम रब करते हैं तब क्या होता है? एक बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के पास में आए। ऐसे आपको पता है कि वो जो ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। तो मान लीजिए कि ऐसे वो आपस में एक दूसरे के पास लाने के बाद में ऐसे आपस में एक दूसरे से टच हो गए हैं ऐसे। अब जैसे ही उसको रब करवाएंगे अपन, तो वो एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, रब करवाएंगे तो जैसे ये इसके अंदर फंसा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बॉडी के अंदर, और इस बॉडी के एटम में, इस बॉडी के एटम से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है। तो जैसे ही अपन उसको रब करवाएंगे तो इसके फंसे होने की वजह से हम फोर्स लगा रहे हैं रब करने के लिए, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। या तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा। तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया या फिर इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड ऑन अदर देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो कि मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया। वन बॉडी हैज एक्सेस, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करती है, उसको गेन करती है, वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड, और अदर जो बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुकी है वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देती है। अब इसमें देखिए, द पार्टिकल विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड। मैंने अभी बताया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे तो उसका जो बैलेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए आप, मेरे पास में 2 एटम है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, मान लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। ये दूसरा एक और एटम है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में मैंने रबिंग करवाई तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका टूट के इसके पास चला गया, ये लीजिए इसके पास चला गया। तो इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले से इसके पास चार्ज था +7 एंड -7, इसके पास था +6 एंड -6, ये चार्ज था इसके पास। अब ये न्यूट्रल थे, अब जैसे ही रब हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें चला गया, तो माइनस का चार्ज इसके पास हो गया 8 और इसके पास में माइनस का चार्ज हो गया 5। दोनों को अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो +6 और -5 मतलब प्लस का 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है ये बॉडी। अगर इसका नेट चार्ज निकालेंगे यहाँ से तो +7 और -8 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, लेकिन अभी इसको देखिए, आप नोट कीजिएगा इसको, फिर मैं बता। हाँ, तो हम आगे बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास में सेम है, तो हम लोग प्रोटॉन को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे हम सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई ये कोई ए बॉडी है और ये कोई बी बॉडी है। अगर हमें इस ए बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिवली, तो हम इस ए बॉडी के ऊपर प्रोटॉन क्यों नहीं लेके आ रहे हैं ताकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये एक लॉजिक वाली बात है। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं बाहर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, जबकि हम यहाँ से अगर प्रोटॉन निकालेंगे बाहर तो ये नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, और यहाँ पे अगर प्रोटॉन डालेंगे तो भी ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। ये भी तो प्रोसेस होता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है वो सुनिए आप। रीज़न ये है कि प्रोटॉन का जो वेट होता है, प्रोटॉन का जो वेट होता है वो 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी भी एटम से रिमूव करेंगे तो हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको यहाँ से निकालने में, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम एनर्जी से हम यहाँ से निकाल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका ये बेसिकली रीज़न है। दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, वो सुनिए क्या है। जैसे हमें पता है पहले से कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अभी जो एग्जाम्पल हमने ऊपर ले रखा था, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक एटम है, ये कोई दूसरा एटम है किसी भी मटेरियल का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, इस तरीके से। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो अपने साथ इतना चार्ज लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके साथ साथ इतना मास भी लेके जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया ये एटम। कौन सा एटम, ये बी एटम, और ये ए एटम, ये कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ा है। और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो इस केस में हुआ क्या था, इस केस में इलेक्ट्रॉन इस ए एटम से बी एटम के ऊपर गया, तब वो इतना चार्ज अपने साथ लेके गया, इतना इसका इंक्रीज कर दिया, और इतना मास भी अपने साथ लेके गया, इतना मास इसका इंक्रीज कर दिया। तो इसका जो इंक्रीज हुआ है, मास इसका इंक्रीज हुआ है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज होता है, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ से निकला था तो वो इतना मास, इतना चार्ज इसमें से कम कर दिया उसने, और इतना मास भी उसने इसमें से कम कर दिया है। तो इसका मास जो है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, और इसका मास इंक्रीज हो गया। इसका नेगेटिवली चार्ज बढ़ गया, इसका नेगेटिवली चार्ज डिक्रीज हो गया। ये कंप्लीट जो थ्योरी है ये हमें इलेक्ट्रॉन से मिली है, इसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते हैं। अब हमें जो समझ में आया वो
चार्ज के बारे में समझ में आया। अब चार्ज के और भी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब चार्ज और मास का जो रिलेशन है वो भी आपको समझा दिया है मैंने, यहाँ पे चार्ज और मास का क्या रिलेशन होता है। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जो पॉइंट निकल के आए हैं वो हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, समझिएगा और रिपीट भी कर सकते हैं आप वीडियो को रिवाइंड करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर और समझ में भी आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।